स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि जो क्रिस्टल एडिक्ट्स होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं या 7 क्रिस्टल हैबिट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनके लिए हमने एक टेबल बनाई जिसमें हमने क्यूट आर मदर की हेल्प से सारे के सारे पैरामीटर्स को लर्न करने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। मीन्स एक एटम एक यूनिट सेल में अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इट इज आल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ द यूनिट सेल। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर एंड फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात करी थी कि अगर हमें एक SCC बनाना है तो उसके लिए हमने कहा था कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर लाइक दिस। एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर है, इसको हमने क्या बोला था, SCC बोला था। तो नंबर ऑफ एटम्स तो बच्चे 8 हैं, लेकिन क्या ये हर एक एटम अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इस एक यूनिट सेल को दे रहा है? तो आप देखेंगे नहीं, ये अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को नहीं दे रहा है। ये तो एक्चुअली में 2D रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे इसी को 3D में रिप्रेजेंट करना पड़े तो देखो, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर 8 एलिमेंट्स। तो एक्चुअली इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि 4 एटम्स नीचे हैं और ये चारों के चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब 1 2 को 3 को 4 1 को 3 2 को ये आपस में टच कर रहे हैं। 5 एटम 2 के ऊपर है, इसको डायरेक्ट टच कर रहा है। इसका मतलब ये जो हम चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं बोन लेंस, एक्चुअली में ये एक्चुअली में इनके बीच में बोन्स नहीं होते हैं। एक्चुअली में ये एटम इस एटम को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि बोर्ड पे ये रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, जैसे अगर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, मैं कहूँ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम एंड फोर्थ एटम। अब 4 एटम इनके ऊपर प्लेस करने हैं, तो ऐसा तो हम दिखा नहीं सकते। मैंने कहा ये लो, इसके ऊपर एक एटम है, 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 लेकिन हम ये क्यूब नहीं दिखा पाएंगे। देखिए कैसे, अगर आप इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 4 एटम्स हैं, 4 ही एटम्स इनके ऊपर हैं, तो ये एक क्यूब बना हुआ है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पेस फिलिंग, और ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि बोर्ड पे 3D दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बोर्ड खुद 2D है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2D की ही बात करते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा। इसका मतलब ये एटम इसको टच करता है, ये इसको, और ये सभी एटम्स एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें इस एक एटम की कि ये एक एटम इस यूनिट सेल में अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस एटम की बात करूं, आप इसके इधर एक और यूनिट सेल रख दीजिए इधर, ठीक है, सेकेंड, फिर इसके ऊपर एक और यूनिट सेल रख दीजिए, फिर इधर जो हमने यूनिट सेल रखी है उसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दीजिए, इसके इधर भी एक आगे यूनिट सेल रख दीजिए, इधर रख दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये एक एटम जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एक्चुअली में इट इज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल। इट इज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल। 7 अदर के द्वारा होगा, मतलब टोटल 8 के द्वारा शेयर होगा, है ना। इट इज शेयर बाय 8 यूनिट सेल। ये एटम 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होगा। सोचकर देखिए, ये एटम है, इसके इधर एक यूनिट सेल रख दीजिए, ठीक है, इसके इधर एक यूनिट सेल रख दीजिए, और ये जो हमने इधर रखी है इसके इधर यूनिट सेल रख दीजिए, मतलब 4 यूनिट सेल ऐसे रखी, 1 2, फिर इसके पीछे या इसके आगे, वही फिर से प्रॉब्लम है 3D में दिखाने की, 4 तो नीचे वाली यूनिट सेल हो गई और 4 अपने उसके ऊपर वाली यूनिट सेल हो गई। आप जिस रूम में बैठे हुए उसमें भी एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एटम है, जो कॉर्नर पर एक एटम है, वो कॉर्नर वाला एटम जो होता है, क्योंकि हम एटम को स्फेयर कंसीडर करते हैं, उसको आपके रूम से लगते हुए टोटल 7 और रूम्स, 4 नीचे के और 4 ऊपर के, मतलब कॉर्नर पे जो भी एटम होगा इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। इसका मतलब एक एटम अगर 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर हो रहा है, तो उसका सिर्फ इतना पोर्शन एक यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दिस मच। मतलब अगर मैं इस एटम की बात करूं, इस एटम का सिर्फ इतना पोर्शन इस एक यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन कहूं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है ना, 1/8, क्योंकि 8 यूनिट सेल में एक एटम शेयर हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। तो
तो अगर मुझे इसके लिए जेड निकालना है बच्चे, तो हमने कहा क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 8, और एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8। 1/8 क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। तो ये हो गया 1/8। तो 8 इसका मतलब z कितना हो गया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, दैट इज इक्वल टू 1। तो एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, लेकिन रिमेंबर दिस, मैं बार बार कह रही हूँ आपस में टच होते हैं, मतलब ये आपस में नियरेस्ट नेबर है, ये आपस में नियरेस्ट नेबर है, ये भी नियरेस्ट नेबर है, ये भी नियरेस्ट नेबर है, तो z की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1। इफ यू टॉक अबाउट बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सेल, फटाफट डिस्कस करते हैं। हमने कहा बीसीसी क्या होता था, जब एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी हो। एटम्स कहां पर है, कॉर्नर पर है, कॉर्नर के साथ साथ एक एटम बॉडी सेंटर में भी है, देयर इज वन एटम विच इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर में भी है। देखिए फिर से अगर मैं बात करूं, ये एटम जो कॉर्नर्स वाले थे इनका तो कंट्रीब्यूशन हमने कहा 1/8 है, लेकिन अगर मैं एटम, यहाँ पे आप जगह देख रहे हैं देयर इज अ स्पेस, अगर इस स्पेस में मैं एक एटम घुसा दूं तो सीधी सी बात है, पहली बात तो जैसे ही मैं एटम अंदर रखूंगी तो ये वाले जो एटम्स हैं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जो आपस में टच करें। अगर मैं यहाँ पे एक एटम अंदर घुसाऊंगी तो ये एटम एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बॉडी सेंटर में एटम होता है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, क्योंकि ये इट इज शेयर्ड बाय ओनली 1 यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1, क्योंकि ये एक ही उसके द्वारा शेयर किया जाता है। तो बच्चे देखिए इसमें टोटल एटम कितने हैं 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 तो कॉर्नर्स पर है और एक बॉडी सेंटर में है, 1 जो कि कहां पर है बॉडी सेंटर में, और उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है 1। ये कहां पर है कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आप काउंट करेंगे 1 + 1 यानी कि 2, मींस बीसीसी के अंदर जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 2। एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2। Let me talk about FCC lattice. Let me talk about face centered cubic lattice FCC. FCC क्या है, वैसे मैंने वैसे ही लोग कर दिया, उसी को मैं FCC में कन्वर्ट कर सकती थी। ये हमारा BCC था जिसमें एटम्स कहां पर है, कॉर्नर्स पर है, और उसके साथ साथ सभी के सभी फेसेस पर है, 6 फेसेस पर, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक आगे वाली फेस पे और एक पीछे वाली फेस पे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 6, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, ये दीवार है, इस रूम की दीवार, तो अगर इस पे एक एटम है, इस एटम को कितने रूम शेयर कर सकते हैं, तो आप कहोगे मैम एक तो हमारे वाला रूम और एक इस रूम से लगता हुआ रूम, मीन्स अगर इस दीवार पे ये जो एटम है, ये एटम इसको और कितनी यूनिट सेल शेयर कर सकते हैं, ऑब्वियस एक तो ये वाली यूनिट सेल और एक इस यूनिट सेल के इधर अगर मैं एक यूनिट सेल रख दूं वो वाली यूनिट सेल, मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर, तो इसको बचे कितना, यहाँ पर अंदर, ठीक है ना, इधर फेस पे, तो यहाँ वाले एटम को एक तो ये वाली यूनिट सेल और एक इसके इधर अगर मैं कोई ऐसे यूनिट सेल रख दूँ लाइक दिस, तो ये वाला जो एटम होगा, ये वाला जो एटम होगा उसको कितनी यूनिट सेल शेयर करेंगी, एक तो हमारी ये ऑलरेडी मेड यूनिट सेल और दूसरी कौन सी, ये वाली यूनिट सेल, ठीक है। तो इट्स मीन दैट जो फेसेस पर एटम होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा कितना 1/2, कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 जो फेस पर होंगे। तो इसके लिए अगर मुझे जेड निकालना है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 प्लस 6 फेसेस पर 6 एटम, लेकिन एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, 6 फेसेस पर 6 एटम, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कितना हो गया 3 और 1 4। इसका मतलब एफसीसी के लिए जो जेड होता है दैट इज इक्वल टू 4। एफसीसी के लिए जो जेड होता है दैट इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि फेसेस पर जो एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट एज सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बच्चे एज सेंटर का मीनिंग क्या हो गया, एटम्स कॉर्नर पर है प्लस एजेस पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्योंकि 12 एजेस हैं, हर एक एज पर क्या होगा एटम होगा।
अगर मैं एज की बात करूं, मतलब किनारे पे अगर जो एटम है, एज पर जो एटम है, यानी कि इन दोनों एटम के बीच में यहाँ पर अगर एज पर आपके रूम में जो किनारा है, उस किनारे पे जो एटम है, अगर आप उसकी बात करें, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसको और कितनी यूनिट सेल शेयर करेंगी, तो आप देखना उसको 4 यूनिट सेल शेयर करेंगी। क्यों? देखिए ये एटम है, इसको एक तो हमारे वाली यूनिट सेल शेयर कर रही है, एक अगर मैं इस यूनिट सेल के उधर एक यूनिट सेल रख दूँ, 3D में सोच के देखना बेटा, 3D में यू हैव टू थिंक इन 3 डायमेंशनल। ये वाला आइटम, ये वाली यूनिट सेल हमारे वाली, और इसके लगते ही उधर वाली यूनिट सेल, फिर मैं इसके ऊपर अगर एक यूनिट सेल रख दूं, जो उधर वाली है उसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दूं, तो आप पाएंगे ये वाले एटम को 4 और यूनिट सेल, इधर वाले एटम को कंसीडर करिए। देखिए ये एटम ये वाली यूनिट सेल शेयर करेगी, इसके इधर जो वाली यूनिट सेल बनी हुई है वो शेयर करेगी, फिर मैं इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दूं और इसके ऊपर यूनिट सेल रख दूं, तो ये वाला जो एटम है वो कितनी 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होगा। इसका मतलब कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। तो इसके लिए अगर हम जेड निकालेंगे, फेसेस पर सॉरी कॉर्नर्स पर 1 प्लस कितनी एजेस, 12 एजेस, एक एज पर कंट्रीब्यूशन 1/4, तो एटम्स कितने हो गए, अगेन 4 हो गया। क्या इसका Z किसके लिए, एंड सेंटर के लिए। FCC के लिए भी Z 4 आया था क्योंकि 6 1/2, इसके लिए 12 1/4, तो कितना हुआ, दैट इज 4 कंट्रीब्यूशन। Z किसके बराबर हुआ, 4। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एंड सेंटर्ड की, इसकी बात करें एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए मेरे पास फैसिलिटी है, मैं रफ करके इसी को चेंज कर सकती हूँ एंड सेंटर में, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए बच्चे एंड सेंटर क्या होता है, हमने कहा था कि कॉर्नर्स पर और किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर अगर नंबर ऑफ एटम्स हो, कॉर्नर्स पर और किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर जब एटम्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन, इसके लिए अगर हम जेड निकालेंगे, इसके लिए एंड सेंटर के लिए, तो हम कहेंगे जेड किसके बराबर हो गया, दैट इज 8 इंटू 1/8। ये तो सब में ही रहेगा, ये वाला कंट्रीब्यूशन तो सब में ही रहेगा 1 का, प्लस 2 फेसेस पर एटम है और एक फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, इसीलिए 1 + 1 यानी इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 2। कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 2, यानी कि Z क्या हो गया, एंड सेंटर के लिए इक्वल टू 2। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल दैट इज Z यू हैव टू लर्न, यू हैव टू काउंट। आई थिंक ये बहुत आसान सा टॉपिक था कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स किसी भी यूनिट सेल में काउंट कर सकते हैं। देखिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जहां पर हम सब चीजें एक बार कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, कितने एटम का कितना होता है, उसके बाद फिर हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखो पोजीशन ऑफ एटम और उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन। देखिए अगर एटम है कॉर्नर पर, तो बच्चे कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर वाला एटम 8 अदर यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है। ठीक है, अगर हमारा होगा एज के ऊपर, एज पे अगर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, क्योंकि एक एटम जो एज पर होगा, जो इस किनारे पर होगा, उसको देखिए ये वाला उधर वाला रूम, हमारे वाला रूम, इसके ऊपर वाला रूम और उस हमारे साइड वाले रूम के ऊपर वाला रूम, यानी कि 4 रूम शेयर कर सकते हैं, 4 यूनिट सेल शेयर कर सकते हैं। अगर हुआ किसमें, फेस पर, तो फेस में अगर एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि फेसेस पर जो एटम होगा उसको 2 रूम शेयर कर पाएंगे, 2 यूनिट सेल शेयर कर पाएंगे, हमारा रूम, हमारे रूम से लगता हुआ उधर वाला रूम। अगर हम बात करें बॉडी की, बॉडी में अगर कोई एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, क्योंकि बॉडी में जो एटम है उसको सिर्फ एक ही यूनिट सेल शेयर कर सकती है, क्योंकि वो तो यूनिट सेल के अंदर है। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। कॉर्नर पे 1/8, एज पर आ जाइए 1/4, यानी कि अगर कोई एटम यहाँ पर है इसका कंट्रीब्यूशन है 1/8, अगर यहाँ एज पर है 1/4, फेस पे आ जाइए अगर कोई एटम यहाँ है तो 1/2, अगर बॉडी के अंदर घुस जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, 1/4, 1/2, 1, 1/8, 1/4, 1/2 और 1। इस तरीके से हम क्या याद कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन एनी यूनिट सेल। और फिर हमने काउंट किए हैं क्या, कि नंबर ऑफ एटम्स इन एनी यूनिट सेल। ठीक है ना, तो एक टेबल और यहाँ पर बना देते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ
यूनिट सेल और Z फॉर द यूनिट सेल, मतलब नंबर ऑफ एटम। देखिए SCC के लिए Z कितना था बच्चे 1, हमने काउंट भी किया है, सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं 8 into 1, ठीक है ना। BCC के लिए Z कितना होता है 2, क्योंकि कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर में। SCC के लिए 4, बिकॉज कॉर्नर पर और सभी के सभी फेसेस पर होता है, ठीक है। फिर हमने बात करी एंड सेंटर, एंड सेंटर के लिए होता है 2, क्योंकि हमने कहा कॉर्नर पे और 2 अपोजिट फेसेस पर। फिर एज सेंटर पे होता है 4, 12 एजेस प्लस हमारा क्या है, दैट इज सभी के सभी कॉर्नर, और एजेस पे कंट्रीब्यूशन 1/4, तो टोटल 4। और एक डायमंड का और आप लिख सकते हैं, डायमंड का कंट्रीब्यूशन होता है 8, डायमंड के लिए जो जेड होता है वो कितना होता है 8। तो सिंपल बॉडी फेस, ये 3 तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जब हम सॉलिड स्टेट करेंगे तो सिंपल बॉडी फेस सेंटर, ये 3 क्यूबिक लैटिक्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज आएंगे बार बार। तो इसका मतलब इसका Z तो याद करना आप ये मान के चलिए कंपलसरी है, ऐसा तो याद रह जाएगा 1 2 4 2 4 8, 1 2 4 2 4 8, सिंपल बॉडी फेस, इस सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे, सिंपल बॉडी फेस एंड एज डायमंड का याद करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कभी अगर पूछ लिया जाए तो वैसे भी याद कर सकते हैं। 1 2 4 2 248, 124 दूना 248, अगर सीक्वेंस आपको याद रहता है, सिंपल बॉडी फेस एंड एज और डायमंड, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से क्रैम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको टाइप ऑफ लैटिस मालूम है और उनका एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम है तो बहुत ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन एनी यूनिट सेल। बच्चे देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं 2D में आपको समझा पाऊँ, लेकिन 3 डायमेंशनली आप हमेशा कोशिश करिए कि आप इन एटम्स को 3 डायमेंशनली सोच पाएँ, तभी हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, ठीक है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D, A एंड R। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D, A एंड R। देखिए क्योंकि हम किसी भी यूनिट सेल के अंदर इन एटम्स को एक स्फीयर की तरह कंसीडर कर रहे हैं, इन एवरी यूनिट सेल इट इज इक्वल टू अ स्फीयर। अगर मैं बात करूं ये क्या होगी, एक स्फीयर की रेडियस, ये भी क्या है एक स्फीयर की रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस लाइक दिस, है ना, ये क्या होगी रेडियस। अगर मैं बात करूं ये जो 2 एटम्स की रेडियस है, यानी कि जिससे मिलकर एक हमारा क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, अगर मैं इसको बोलूँ, इसको मैं ए भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है एज लेंथ भी है एक क्यूब की, है ना, क्योंकि इस क्यूब का सिर्फ इतना ही तो पोर्शन इस वाली यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो ये क्या हुआ ए, दिस इज एज लेंथ। एज वेल एज अगर हम बात करें किसकी, डी की, व्हाट इज डी, डी का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि एटम टू एटम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहने का मतलब वो एटम जो आपस में डायरेक्टली एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। बच्चे अब अगर बात करेंगे ये एटम ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये ए जो है वो डी भी है, यहाँ पर भी ये क्या है डी है, ये भी क्या है डी है। तो इसका मतलब डी का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एटम नियरेस्ट एटम टू एटम अप्रोच एंड मेनी मोर वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द डी। तो हम बात करने वाले हैं इसके बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D, A एंड R। R क्या है रेडियस, A क्या है एज लेंथ, D क्या है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो लेट वी स्टार्ट हाउ टू फाइंड आउट द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। रिलेशनशिप बिटवीन D, A, R। अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन डी ए आर की, तो उसके लिए पहले हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और बेटा आपको सच्ची बात कहूँ तो मैं कह रही हूँ बार बार यू हैव टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी डिस्टेंस, व्हाट इज डी, डी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इसको एटम टू एटम क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोल देते हैं,
वर्ड्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं कि फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड आउट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फाइंड आउट एटम टू एटम क्लोजेस्ट डिस्टेंस या एटम टू एटम क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अगर सिंपल क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लैटिस जिसमें हमारे एटम्स क्या हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं। बहुत बार बात कर ली, एससीसी का मतलब जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पर है उसको हम एससीसी बोलते हैं। मैंने 3D में भी आप उसको दिखाया है, दिस इज अ क्यूब। तो बेसिक बात है, ये आपस में नियरेस्ट नेबर है, ये भी नियरेस्ट नेबर है, क्यों, क्योंकि ये है, ठीक है। तो ये नियरेस्ट नेबर हुए, ये पीछे वाले भी आपस में नियरेस्ट नेबर हुए, ये आपस में नियरेस्ट नेबर हुए, तो ये क्या हुए, डी। प्लस अगर हम बात करें, ये क्या है, आर, ये भी क्या है, आर, और ये क्या है हमारी एज लेंथ यानी कि ए, दिस इज ए, हाफ आर और हाफ आर क्या बनाएगी, ए की फॉर्मेशन करेगी। मीन्स सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम कहते हैं डी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2r, ए किसके बराबर है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2r, डी भी 2r के बराबर है, ए भी किसके बराबर है, 2r के बराबर है, या हम बोल सकते हैं कि जो डी है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एससीसी के बाद अगर हम बात करें किसकी, हमारे दूसरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, दैट इज बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देखिए यहां पर हम एक बीसीसी पहले बना रहे हैं, देखिए बच्चे बीसीसी की अगर हम बात करें, एक उसमें हमने बात करी थी कि टोटल देयर आर 6 फेज डायगोनल। मैंने यहाँ पर एक फेज डायगोनल बनाया है, ये एटम्स हैं, ठीक है ना, दीज आर द एटम्स, और यहाँ इन एटम्स को मिलाते हुए एक फेज पे मैंने एक फेज डायगोनल बनाया है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल बनाने वाली हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, बिल्कुल भी क्लियर नहीं बना, दिस वन, ठीक है। ये क्या हो गया, एक बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल आप अज्यूम कर सकते हैं एक रूम में टोटल कितने 1 2 3 4 टोटल कितने डायगोनल होंगे, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल होंगे 12 और बॉडी डायगोनल कितने होंगे 1 2 3 तो ये क्या बना बेटे हमारा, एक आप बोल सकते हो मैंने क्यूब बनाया है और वहां पे मैंने कोशिश की है, देखिए बीसीसी मैं पहले बताना चाह रही हूँ। बीसीसी का मतलब क्या हुआ, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है और एक एटम बॉडी में है। लेकिन उससे पहले फेस की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ है फेस पर। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये एटम और ये एटम आपस में टच करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं एक एटम फेस पर रखूंगी, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक एटम यहाँ अंदर रखूंगी तो बेटा ये वाले एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि फेस पे एटम रखते ही इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब ये दोनों आपस में नियरेस्ट नेबर नहीं है। अब नियरेस्ट नेबर कौन है, ये वाला एटम, और जो यहाँ पे बीच में एटम रखा हुआ है वो वाला एटम और ये वाला एटम। क्यों, क्योंकि ये खुद तो एक दूसरे से क्या चले गए हैं, दूर चले गए हैं। विजुअलाइज कीजिए प्लीज, विदाउट विजुअलाइजेशन हमारा जो भी मैं ये करवा रही हूँ वो वर्ड मतलब इसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो 1 2 3। अब अगर मैं बात करूँ नियरेस्ट नेबर कौन है, ये दोनों है नियरेस्ट नेबर, या ये दोनों है नियरेस्ट नेबर। अब ये एटम और ये एटम नियरेस्ट नेबर नहीं रहे। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं फेस पे एक एटम रखूंगी, ये वाले एटम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ये वाले एटम भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बॉडी में यहाँ पर एक एटम रखूंगी, बॉडी में अंदर एटम रखते हुए फेस में ना रख के बॉडी के अंदर रखूंगी, तो भी बॉडी में एटम रखते ही ये सारे के सारे 8 के 8 एटम एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी विजुअलाइजेशन स्टोन करके इसको सोच के देखिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं, हमने कह दिया ABCD, इस तरीके से हमने 4 ये लिए हैं। एक ट्राइंगल हमने ABC लिया है, एक ट्राइंगल हमने ACD लिया है। तो लेट मी टॉक अबाउट BCC और FCC दोनों की बात कर लेंगे साथ में। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा? देखिए
अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी में, यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, BC स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर, प्लस BC भी किसके बराबर है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, A है, ये क्या है, A है, ये भी क्या है, A है, तो AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2A स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, क्योंकि A अंडर रूट से बाहर चली गई, स्क्वायर था, और 2 अंडर रूट में आ गया, मतलब AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, अंडर रूट 2A। मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेस डायगोनल, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेस डायगोनल। ठीक है, फेस डायगोनल कितना है, अंडर रूट 2A। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं फेस डायगोनल से, अगर मुझे D निकालना हो, D किसके बराबर होगा, अगर मैं इस फेस डायगोनल को हाफ कर दूं, सीधी सी बात है, इसका मतलब D किसके बराबर है, इट इज हाफ ऑफ फेस डायगोनल, इट इज हाफ ऑफ फेस डायगोनल। मीन्स फेस डायगोनल का हाफ का मीनिंग क्या होगा, आगे ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया इसका मीनिंग, अंडर रूट 2A बाय में 2 दैट इज इक्वल टू D, अंडर रूट 2A बाय में 2 दैट इज इक्वल टू D, ये D के बराबर है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्या कि जो हमारा D है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, भी है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2R, ये किसके बराबर भी है, 2R के बराबर भी है। देखिए वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अंडर रूट 2 रूट से बाहर आ गया, ये हो गया 2A, और नीचे आ गया 2 रूट 2, और इसको मैंने कट कर दिया, तो D की वैल्यू किसके बराबर की आ गई, A बाय में अंडर रूट 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू A बाय में अंडर रूट 2, या D इज इक्वल टू 2R, इसका मतलब D 2R के बराबर भी है, D 2A बाय में 2 अंडर रूट। अब ये समझ आ रहा है कि D 2R के बराबर क्यों, ऑब्वियस, क्योंकि अगर ये एटम आपस में टच कर रहे हैं तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस और यही नियरेस्ट नेबर है, तो D किसके बराबर है, 2R। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान दूं और इसको इक्वेशन 2 मान दूं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, 2R इज इक्वल टू A अंडर रूट 2, यानी कि R इक्वल टू 2 रूट 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D, A एंड R, D, A एंड R। D किसके बराबर है, 2R, D किसके बराबर है, A बाय में अंडर रूट 2, या D किसके बराबर है, 2A बाय में 2। AC स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर होती है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, ACD ट्रायंगल में, ये बाकी मैं रब कर देती हूँ, मैं सिर्फ इस रिलेशनशिप को यहाँ पे रख रही हूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ACD, इन ट्रायंगल AC एंड D, देखिए ये जो AD का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए बच्चे AC स्क्वायर अभी हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस, लेकिन ये जो CD है वो तो क्या है, ये एटम और इस एटम का डिस्टेंस मीन्स दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर, है ना, ये तो किसके बराबर है, A स्क्वायर के बराबर है। तो आप इसमें लिख लीजिए, ये A मतलब CD किसके बराबर है, A और A का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो गया, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, और अगर मुझे AD निकालना है तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 3A, और AD क्या है, AD इज बॉडी डायगोनल, AD क्या है, इट इज बॉडी डायगोनल। आ रही है बात समझ में कि ये बॉडी डायगोनल को हमने निकाल दिया। और अगर मैं बात करूं D क्या होगा, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, है ना, D हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल है, तो D है हमारे पास क्या, ये रहा अंडर रूट 3A और बाय में 2, ये हमारा क्या आ गया, D आ गया, क्योंकि बॉडी डायगोनल की वैल्यू थी अंडर रूट 3A बाय में 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ D। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ के लिए निकाली है, यहाँ के लिए हमें R की वैल्यू निकाली, यहाँ लिख देते हैं A बाय में अंडर रूट 2 इंटू 2। ठीक है, ये वैल्यू हमने डिराइव की है। तो वापिस आ जाइए किस पे, यहाँ से
डी किसके बराबर है, डी तो ऑल्सो इक्वल टू 2r, क्योंकि डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी कि ये और ये एटम नियरेस्ट नेबर है, तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, क्योंकि मैंने कहा कि जब बॉडी में एटम होगा ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो 2r। फिर से इस इक्वेशन को आप मान लीजिए थर्ड, इस इक्वेशन को आप फोर्थ मान लीजिए। तो कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ कंपेयर करो तो हमारे पास रिलेशन आई क्या, √3a में 2 इज इक्वल टू 2r, या फिर r इज इक्वल टू √3a में 4। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर बॉडी सेंटर लैटिस। ये जो रिलेशनशिप हमने यहाँ से निकाली है वो बीसीसी के लिए निकाली है, पहले किसके लिए निकाली थी, फॉर एफसीसी। तो इस तरीके से आप सिंपल बॉडी फेस सेंटर में किस तरीके से डी, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप होती है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये निकाला, उससे ये डिटरमाइन किया, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल को हाफ कर दोगे तो हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी आ जाएगा। डी 2r के बराबर भी होता है, क्योंकि जो दो एटम आपस में टच कर रहे होते हैं उनकी रेडियस के इक्वल भी होता है। कंपेयर किया और ये रिलेशनशिप हमने यहाँ से डिराइव किया है। अब मैं तीनों जो हमारे होते हैं सिंपल बॉडी फेस, उनको याद करने के लिए कि कैसे, वैसे तो बच्चे आज तक कभी बोर्ड में ये पूछा नहीं गया है कि आप क्या कीजिए, इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया आपको, क्योंकि आई थिंक एनसीईआरटी में भी ये गिवन चीजें हैं। तो हम बात करने वाले एक डायरेक्ट टेबल बनाएंगे जिसमें हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसकी, DAR, टाइप ऑफ लैटिस सिंपल बॉडी फेस, सिंपल बॉडी फेस। यहाँ पर हमने लिखा डी, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए बच्चे यहाँ पर हम DAR यहाँ पे लिख लीजिए 2, 2, 1, यहाँ पर भी लिख लीजिए DAR 2, 2, 1, यहाँ पर भी लिख लीजिए DAR 2, 2, 1, ठीक है। क्या लिखा हमने, ऐसा नहीं है सारे रिलेशनशिप सेम होती है। मैं लिखा डर बटे 221, डर बटे 221, डर बटे 221, तीनों को एकदम याद रखने के लिए, ताकि बार बार हमें वहां पे सोचना ना पड़े, ठीक है ना। डर DAR/221, ER/221, DR/221, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर दो √2 से, बस ये कंप्लीट रिलेशनशिप हो गई और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या किया, DR/221, 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 फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2√3 से, और इसको मल्टीप्लाई किया √2 से, ठीक है। और इस √3 को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ गई, ये आ गई √3a में 4, √3a में 4, ये रहा। ये किसकी रिलेशनशिप थी, हमारी बीसीसी की रिलेशनशिप थी, क्योंकि हमने लास्ट में डिराइव करी थी। तो ये हो गई हमारी क्या, किसकी, आर किसके बराबर है, √3 में 4 के बराबर है। और सिमिलरली अगर उस ऊपर वाले की बात करें तो रिलेशनशिप क्या थी हमारी, a में 2√2, दैट इज r इज इक्वल टू a में 2√2। तो बच्चे इस टेबल से, इस कंप्लीट टेबल से आप कोई भी रिलेशनशिप फटाफट डिराइव कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, 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 या इन दोनों के बीच में। देखिए अगर मुझे डी और ए के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है तो क्या हो गया, ए से ए कैंसिल आउट, डी किसके बराबर हो गया, a√3 में 2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, a√3 में 2, डी हमने निकाला था। ये था हमारा कौन सा, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का हाफ क्या होता है, डी। डी और आर के बीच में भी रिलेशन निकालनी है तो डी किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 2r, इसके और इसके बीच में। मतलब इस कंप्लीट टेबल से आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट लिखेंगे। एससीसी के लिए हमारे पास क्या था, 221, बीसीसी के लिए क्या था, 221, और बीच वाली क्वांटिटी को हमने 2√3 से डिवाइड किया था, √3 को ऊपर ले जाइए, 3√a में 4, ठीक है। वैसे आप याद रख सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, याद ही रखने वाली चीजें हैं, लेकिन इस टेबल से फटाफट आपको किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये टेबल हमें आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी जब हम डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन DAR फॉर SCC, BCC एंड FCC। होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। बच्चे बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, प्लीज़ जब तक आप विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है यहाँ पर 3D क्रिएट करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी और
क्योंकि इतने रिसोर्सेज मेरे पास भी नहीं है कि मैं यहाँ पर 3D क्रिएट करके दिखाऊँ आपको। और आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं 2D 3D स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए और इनको समझने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।